गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी व्याकरण की कक्षाओं में जो अभी निरंतर पढ़ रहे हैं उनमें चल रहे हैं विकारी शब्द। तो बच्चों, विकारी शब्द में हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के भेद में हम लास्ट भेद पढ़ रहे थे, वो था व्यक्तिवाचक विशेषण। बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि विशेषण के मुख्यतः 4 ही भेद होते हैं, और वो 4 भेद कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के जो मुख्य भेद हैं, विशेषण के मुख्य भेद, तो मुख्य भेद जो है वो मुख्य भेद तो केवल 4 हैं, और 4 कौन से हैं? गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, और चौथा है संकेतवाचक। और जो गौण भेद हैं, गौण यानी जो कम महत्व रखते हैं, आप छोटी क्लास से लेकर सेकंड थर्ड से जो आप विशेषण पढ़ रहे थे और अब तक जो आपने विशेषण पढ़े हैं, उन विशेषण में मुख्यतः 4 ही भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो ये जो मुख्य भेद है, इस संकेतवाचक को ही सार्वनामिक कहते हैं। ये सार्वनामिक भी कहलाता है। और जो गौण भेद हैं, मुख्य भेद तो ये, और जो गौण भेद है, गौण यानी गौण भेद, गौण का मतलब होता है बच्चों जिनका महत्व कम हो। वो भेद जो है, उन भेदों में 2 भेद हैं: व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक। बच्चों, होता क्या है कि जो चीज़ हमने शुरू से पढ़ी नहीं है उसको समझने में समय लगता है। तो ये जो मुख्य है, इनको आप याद रखिए। इनको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए आपको कल व्यक्तिवाचक विशेषण मैंने बताया था। भिन्नतावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो भिन्नतावाचक विशेषण है, वो विशेषण क्या महत्व रखता है कि उसमें संज्ञा और सर्वनाम की भिन्नता बताई जाती है। जैसे कि आपको बहुतों में एक बताते हुए भी सभी का उल्लेख कर दिया जाए। कैसे? जैसे रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे। तो अब ये जो शब्द है वो प्रत्येक के लिए है, लेकिन प्रत्येक होते हुए भी सभी के लिए है। तो संज्ञा को भिन्न बताते हुए सभी की ओर संकेत करना। तो रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे, तो प्रत्येक वो एक के लिए है, लेकिन वो एक होते हुए भी सभी के लिए संकेत कर रहा है। तो इस तरह से भिन्नतावाचक विशेषण भी गौण भेद है। इनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी बुक्स में ये 2 भेद दिए जाते हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिए। मुख्य रूप से ये 4 ही भेद विशेषण के होते हैं। अब बच्चों, हम आज जो पढ़ेंगे वो है क्रिया। अब बच्चों, क्रिया जो है, उस क्रिया में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिया के वैसे होने को तो कई भेद मानते हैं लोग, लेकिन जो भेद जरूरी है हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया में होता क्या है? क्रिया क्या है? किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्रिया किसे कहते हैं? कि क्रिया जो है उसका मतलब क्या है? किसी कार्य का करना या होना जहाँ दिखाई दे उसे क्रिया कहते हैं। तो पहले तो समझिए कि क्रिया क्या है। अब हम पढ़ते हैं क्रिया कि क्रिया क्या है।
तो मुख्य भेद हमने पढ़ लिए विशेषण के, और जो वो गौण भेद थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। समझा दिया आपको कि व्यक्तिवाचक कैसे होता है और भिन्नतावाचक कैसे होता है। अब है क्रिया, कि क्रिया क्या चीज़ है। क्रिया का मतलब है किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई बच्चों? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया कहते हैं। अब ये जो क्रिया कहते हैं, ये क्रिया क्या है? मैं लिख रही हूँ तो लिखना एक क्रिया है, मैं बोल रही हूँ तो बोलना एक क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक क्रिया है, आप सुन रहे हैं तो सुनना एक क्रिया है। ये सब क्रियाएं हैं। अब बात ये आती है कि क्रियाओं के कितने भेद होते हैं। तो क्रियाओं के भेद जो है बच्चों, वो भेद कुछ आधारों पर होते हैं, और उनके आधार किस आधार से चलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया के भेद करेंगे। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं बच्चों, वो दो है। पहला भेद है सकर्मक और दूसरा भेद है अकर्मक। पहला भेद है सकर्मक और दूसरा भेद है अकर्मक। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। देखो, क्रिया हो गई जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब है क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बात करते हैं कि कर्म क्या है। अब मैं लिख रही हूँ, तो लिखने का मतलब है कि मैं कोई कार्य कर रही हूँ। अब बात यह है कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तो पत्र क्या है? कर्म है। मैंने कहा मैं अखबार पढ़ रही हूँ, तो अखबार क्या है? कर्म है। और यदि मैं कहूँ मैं हंस रही हूँ या आप हंस रहे हैं, बालक रो रहा है, यदि ऐसे शब्द होंगे तो हंसना, रोना, चलना, फिरना, इसमें कर्म संबंधित नहीं होगा। तो कर्म का मतलब है कि जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो वो हो जाएगा सकर्मक। तो परिभाषा क्या होगी बच्चों सकर्मक की? क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में कर्म दिखाई दे, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप में कर्म दिखाई दे
तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब कर्म कैसे, कि मैं पत्र लिख रही हूँ, वह अखबार पढ़ रहा है, तो पत्र जो है वो क्या है, कर्म है। उदाहरण देखिए, जैसे वह पत्र लिख रही है, तो पत्र क्या है, कर्म है। पत्र यहाँ कर्म को संकेत करेगा। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, वह अखबार पढ़ रहा है, तो वह अखबार पढ़ रहा है का मतलब है कि अखबार क्या है, कर्म है। तो आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से किस पर होना चाहिए, कर्म पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सकर्मक पढ़ रहे हैं। तो सकर्मक क्रिया वही होती है जहाँ क्रिया के रूप में कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप कहेंगे कि कर्म क्या है, अब होने को तो बच्चों इसमें भी एकर्मक भी होते हैं, द्विकर्मक भी होते हैं। अब द्विकर्मक कैसे होते हैं, जिसमें एक साथ दो कर्म हो। कभी कभी सेंटेंस में दो कर्म भी होते हैं। अब वो सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ने, पुरुष ने या स्त्री ने ब्राह्मण के लिए भोजन दिया। आप सेंटेंस बनाइए, जैसे स्त्री ने ब्राह्मण के लिए भोजन दिया, तो ब्राह्मण के लिए, तो वो ब्राह्मण भी कर्म है और भोजन भी कर्म है, तो ये द्विकर्मक हो गया। तो बच्चों सकर्मक में भी एकर्मक और द्विकर्मक दो भेद होते हैं, लेकिन अभी हम केवल विकारी शब्द के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इतना डिटेल में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी केवल शॉर्ट में पढ़ना है। अब बात करते हैं अकर्मक की, कि ये अकर्मक क्या है। तो देखिए आपका अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्म दिखाई ना दे। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म दिखाई ना दे, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, तो अकर्मक क्रिया है, बात समझ में आ गई। लेकिन कहाँ, जहाँ कर्म दिखाई ना दे। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म दिखाई ना दे और जहाँ कर्म दिखाई दे, तो दिखाई दे तो वहाँ सकर्मक, और कर्म दिखाई ना दे तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक में कुछ क्रियाएं कॉमन होती हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये कैसे, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे कुछ क्रियाएं सदैव कर्मक होती हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, आना, जाना, चलना, घूमना, तैरना,
उड़ना, सोना, जागना, इस तरह से ये क्रियाएं जो हैं ये सदैव अकर्मक होती हैं। अब इनके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप ये ना सोचें कि केवल यही होती है। मैंने आपको जो जनरल कॉमन क्रियाएं हैं वो बता दी कि ये सदैव अकर्मक होती हैं, इनमें कभी कर्म नहीं होता है। तो इन क्रियाओं में ध्यान रखना है। और क्रियाएं भी हैं, केवल ये क्रियाएं नहीं है, मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पर आपको अकर्मक क्रियाएं बताई हैं, ये सदैव अकर्मक होती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे, कि वह हंस रहा है, वह रो रहा है, वह उठ गया, वह बैठ गया, इनमें कर्म नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केवल सिंगल यदि ये क्रियाएं होंगी तो वो क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब बात करते हैं कि अब आगे कौन सी इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। अब जैसे कि बात करें तो एक होती है आपकी मुख्य क्रिया। देखिए, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है, कर्ता द्वारा किया गया प्रमुख कार्य। क्रिया के जिस रूप से मुख्य कार्य दिखाई दे, मुख्य कार्य दिखाई दे। अब क्रिया के जिस रूप से मुख्य कार्य दिखाई दे वह है मुख्य क्रिया। अब मुख्य कार्य कैसे, मुख्य रूप से जो कार्य कर रहा है। अब जैसे कि वह पत्र लिख रही है तो वो क्या कर रही है, लिख रही है। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों आ सकती है, इसमें अकर्मक सकर्मक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि क्रिया क्या है, वो क्या काम कर रही है, तो वह लिख रही है, तो लिखना आपकी मुख्य क्रिया है, ये ध्यान रखना है। और सहायक क्रिया क्या होती है वो देखिए, सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, कहलाती है। अब ध्यान देना है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कैसे। अब आपको ध्यान कैसे देना है, देखिए मैं उदाहरण लिख रही हूँ और आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि उसमें मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। जैसे कि हर सेंटेंस में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होती है, चाहे आप ऊपर के वाक्य देखें चाहे नीचे देखें। अब वह पत्र लिख रही है, तो वह पत्र लिख रही है में लिखना जो है वो मुख्य क्रिया है और है जो लगा हुआ है वो सहायक क्रिया है। पिताजी स्नान कर रहे हैं। अब ये है जो है ये तो है आपकी सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक
क्रिया और स्नान शब्द जो है ये क्या है, मुख्य क्रिया। तो ये ध्यान देना है बच्चों कि मुख्य क्रिया क्या है। ठीक इसी प्रकार से लिखना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। तो आपके जहाँ भी रहा रही जैसे सेंटेंस होंगे उनमें ये ध्यान देना है कि जो सहायता वाले शब्द हैं उनको हम सहायक क्रिया में रखेंगे। तो बच्चों क्रिया में जो मुख्य रूप से क्रिया थी वो आपको बता दी गई। ऐसे होने को तो जो अन्य क्रियाओं के भेद हैं उन अन्य क्रियाओं में प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है, लेकिन उनको मुख्य रूप से नहीं माना जाता है। ये मुख्य रूप से सकर्मक अकर्मक है जो आपको बता दिए गए हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या है जो सेंटेंस में दिखाई देते हैं वो आपको बता दिए। अब सेंटेंस के आधार पर जो क्रियाएं हैं उनके और भी भेद होते हैं लेकिन उनको प्रमुख नहीं माना जाता है। जैसे कि प्रेरणार्थक, तो प्रेरणार्थक कैसा है कि किसी ने किसी से काम प्रेरणा से करवाया, कि मालकिन ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए तो उन्होंने उनसे काम करवाया, कि ठेकेदार ने मजदूरों से पराती उठवाई। तो ये जो काम किसी को प्रेरणा से करवाया जाए वो प्रेरणार्थक हो गया। सेंटेंस को देखने से पता लग जाता है। अब यदि अध्यापक कहे कि सभी बच्चे खड़े हो जाओ तो ये आज्ञार्थक क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो इन्हें मुख्य क्रियाओं के रूप में नहीं माना जाता है। मुख्य क्रिया में सकर्मक अकर्मक देखना आना चाहिए कि जिनमें कर्म है वो आपकी सकर्मक है, जिनमें कर्म नहीं है ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है। लेकिन मुख्य क्रियाएं आपको लिख दी कि हंसना, रोना, उठना, बैठना, आना जाना, चलना, घूमना, तैरना, उड़ना, सोना, जागना, ये क्रियाएं सदैव अकर्मक होती है। इनमें कर्म होता ही नहीं है। और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया आपको बता दी गई है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको विकारी शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे के लेक्चर में अविकारी शब्द भी पढ़ेंगे। तो आपको गृहकार्य के रूप में आज जो क्वेश्चन करने हैं वो क्या है कि क्रिया किसे कहते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर उसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये लिखना है, बोर्ड पर अंकित है। उसके साथ ही अगला प्रश्न आपको करना है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए कि मुख्य क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है। तो ये भी बोर्ड पर अंकित है। तो बच्चों आगे के लेक्चर में हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।